एवरीवन, आज इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत आहार संसाधन या फूड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अगर फूड की बात की जाए तो मनुष्य की जो मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं, जिसमें वायु, जल तथा भोजन, कपड़ा, मकान है। और मनुष्य की जो प्रमुख आवश्यकताओं में इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, लेकिन जीवन जीने के लिए मनुष्य को भोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तभी से भोजन तलाशने और पाने का मनुष्य प्रयास कर रहा है। एक और वह इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फूड प्रोडक्शन के लिए फूड रिसोर्सेज के उत्पादन में वृद्धि हेतु नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है। इन सब के बावजूद ऑल ओवर द वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो आज भी पर्याप्त भोजन ना मिल पाने के शिकार हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कार्यरत फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO इस भोजन की कमी और विश्व के अनेक लोगों तक भोजन का उपलब्ध न होने पाने से अत्यधिक चिंतित है। इसी समस्या से जूझने और इसका सम्मानजनक हल खोजने हेतु FAO ने 13 से 17 नवंबर 1996 में रोम, जो कि इटली में है, वर्ल्ड फूड समिट का आयोजन किया था, यानी कि फूड खाद्य सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके बारे में इन्होंने दो चीज़ें बताई थी। भोजन तथा आहार के बारे में 2 बातों का इन्होंने उल्लेख किया था। सबसे पहले भोजन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ फूड। भोजन की मात्रा की बात की जाए तो भोजन एक कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, यानी कि एक व्यापक शब्द है, जिसमें अनाज, सीरियल्स, स्टार्च वाली जड़ें यानी कि स्टार्ची रूट, शुगर, पल्सेस, नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, एग, फिशेस, मिल्क तथा फैट एंड ऑयल्स आते हैं। लेकिन इनमें सबसे अधिक जो लोगों के द्वारा यूज किया जाता है वो होता है, उसको हम अन्न कह सकते हैं, सीरियल्स कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग अन्न को ही काम में लाते हैं। जब कभी हम भोजन की मात्रा की बात करते हैं तो हम उस समय अन्न को ही मात्रा मान लेते हैं। अगर हम भोजन की गुणवत्ता की बात करें तो क्वालिटी ऑफ फूड, भोजन की गुणवत्ता यानी कि भोजन की क्वालिटी से हमारा विशेष आशय भोजन से प्राप्त कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से है। कैलोरीज से हमें एनर्जी मिलती है तथा प्रोटीन से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इन दोनों पॉइंट को ही हम भोजन की गुणवत्ता के नाम पर स्वीकार करते हैं, गुणवत्ता के नाम पर स्वीकार करते हैं। इसके बाद अगर हम भोजन उत्पादन के मात्राओं की बात की जाए तो 2001 में कुल भूमि क्षेत्र 13,393 मिलियन हेक्टेयर तथा उस पर जो कृषि की गई थी वो 4,416 मिलियन हेक्टेयर की गई थी। प्रति व्यक्ति हेतु जो कृषि क्षेत्र प्रोवाइड हुआ था वो 0.71 हेक्टेयर हुआ था तथा वर्तमान भोजन जो है वो कितना है, 1,460 मिलियन हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षेत्र जो प्रति व्यक्ति है वो 0.23 हेक्टेयर था। अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत को कुल भूमि क्षेत्र प्रोवाइड किया गया है वो 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें जो कृषि की जाती है, जो कृषि क्षेत्र है वो 180 मिलियन हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति हेतु जो कृषि क्षेत्र किसी भारतीय व्यक्ति को प्रोवाइड किया गया है वो 0.17 हेक्टेयर है। वर्तमान भोजन जो है वो 139 मिलियन हेक्टेयर मिल पाता है। और उत्पादन क्षेत्र प्रति व्यक्ति की बात की जाए तो जो भारत के जो कृषक हैं उनको प्रोवाइड हुआ है वो 0.13 हेक्टेयर है।
और मोटे तौर पर इन डाटा से यह आभास होता है कि वर्तमान में विश्व भर के लोगों के लिए पर्याप्त अनाज है और सभी आबादी के लोग भोजन जैसी विकराल समस्या से मानो छुटकारा पा रहे हों। पर व्यवहार में ऐसा नहीं है, तो बहुत बड़ी कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। क्या विश्व स्तर पर वर्णित अनाज 0.94 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से सभी लोगों को अन्न मिल पाता है? यदि हाँ, तो भारत में यह 0.54 किलोग्राम क्यों है? क्या पूरे उत्पादन को वर्ष पर्यंत सुरक्षित रखा जा सकता है? यदि कुछ अन्न की मात्रा एक देश से दूसरे देश तक भेजनी होती है, तो क्या उससे कोई चीज़ें नहीं बरसात से भीगने, कीड़े मकोड़े द्वारा नष्ट किए जाने अथवा चूहों द्वारा खाने का हिसाब रखा ही नहीं जाता? इसके आधार पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने यानी कि इकोनॉमिस्ट ने विश्व के देशों को 3 श्रेणियों में बांटा है या 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ तथा अनडेवलप्ड कंट्रीज़। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो ये वो देश होते हैं जो पूरी तरह से समर्थ हैं और उनके पास सभी प्रकार की वस्तुएं, संसाधन आदि आवश्यकता से भी अधिक हैं। अन्न की भी वहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अपोजिट ये देश अन्न को किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं, सशर्त कोई संदेह नहीं। इन देशों में अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि को हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में उन देशों को शामिल किया गया है जो अब धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ रही हैं, जिनमें प्रोग्रेस हो रही है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति भी कर रहे हैं और आम आदमी को अच्छा और सुखमय जीवन जीने का अथक प्रयास कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, अरब राज्य आदि इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर हम अविकसित देश यानी कि अनडेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो इस प्रकार के देश जो होते हैं वो स्वतंत्र भी हैं और नहीं भी, पर ये अभावग्रस्त हैं, यानी कि इनको बहुत सारे अभाव हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ना तो इनके पास फर्टाइल सॉइल है, ना ही इनके पास अन्न उत्पादन का कोई भी बहुत अच्छा तरीका है। साइंटिस्ट सुविधाओं से वंचित किन प्रकारेण ये अपनी आबादी के लोगों का जीवन बचाने में लगे हैं। अन्न की आवश्यकता में ऐसे देश बहुत बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को भी बेच देते हैं। इनकी सूची लंबी है। इसमें कांगो, हैती, लाओस, माली, माल्टा, नाइजर, ओमान, उगांडा आदि रखे जा सकते हैं। फूड स्पेशलिस्ट ने अन्न की उपलब्धता के संदर्भ में विश्व के सभी देशों को 4 भागों में विभाजित किया है। वे देश जो अपने लिए यथेष्ट भोजन उत्पादन कर सकते हैं यानी कि सेल्फ सपोर्टर्स। वे देश जो अपने से सरप्लस फूड उत्पन्न करके दूसरे देशों को बेच सकते हैं अथवा दे सकते हैं। सप्लायर्स और डोनर्स। वे देश जो पर्याप्त अन्न का उत्पादन तो नहीं कर सकते लेकिन अन्य बाहरी देशों से क्रय करने की क्षमता रखते हैं, जैसे वायर्स। वे देश जो ना तो पर्याप्त अन्न उत्पादन कर सकते हैं और ना ही सहजता से दूसरे देशों से कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ये हैं हेल्पलेस। इस चौथी व अंतिम श्रेणी में आने वाले देशों की संख्या जो है वो काफ़ी अधिक है और भूख की लाचारी से ये देश अलग अलग ऐसे देशों से संबंध बनाए रखते हैं जहाँ से इन्हें फ्री मिनिमम कॉस्ट पर इन्हें अनाज मिल सके। यह स्थिति बहुत ही निंदनीय है। सभी देशों को चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। भारत ने भी अन्न उत्पादन में बहुत कड़ी मेहनत की है और भरपूर सभी प्रकार के प्रयास किए हैं, जिसमें हम कुछ आत्मनिर्भर हुए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या यानी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, कृषि क्षेत्र में निरंतर कमी, कंटिन्यूअस श्रिंकिंग ऑफ अवेलेबल लैंड्स, भूमि की उपादेयता में गिरावट, डाउन ग्रेडेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, अपर्याप्त सिंचाई के साधन, इनसफिशिएंट मीन्स ऑफ इरिगेशन,
रासायनिक खादों की उपलब्धता में कमी, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आदि ने हमें यथास्थिति पर रोक रखा है, जबकि आवश्यकता यह है कि बढ़ती आबादी के साथ अन्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो सके। अगर हम उत्पादित भोजन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में बाधाओं को देखें तो ये बहुत सारी हैं। ऑब्स्ट्रक्शंस इन सेंडिंग द प्रोड्यूस फूड टू ईच इंडिविजुअल। यद्यपि फाओ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के सभी देशों ने यह निर्णय लिया कि पूरी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो और उसे अत्यंत सहजता से आवश्यकता वाले देशों को उपलब्ध कराया जाए, फिर भी जिन कठिनाइयों का सामना व्यवहार में हो रहा है उन्हें हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। निरंतर बढ़ती आबादी से पर्याप्त अन्न उपलब्धता नहीं है, यानी कि हम जो इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है और सोर्स जो हैं वो सीमित हैं, इसलिए सोर्स अवेलेबल ही नहीं है। संबंधित देशों और उनकी आवश्यकताओं का समय पर प्रतिबंधित ना होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत सही नहीं है, अन्न की कमी को अन्य प्रकार की भोजन सामग्री से पूरा करना, इनकी जनसाधारण को जानकारी नहीं है, अच्छी परिवहन व्यवस्था का अभाव है, अन्न की सुरक्षा कैसे करें इसकी जानकारी का भी अभाव है, अकुशल अथवा कम कुशल श्रमिक कर्मचारी तथा अधिकारियों को कार्यक्रम से ना जोड़ पाना। अगर हम भोजन उत्पादन में वृद्धि है तो सुझाव की बात करें तो सजेशंस फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य विशेषज्ञों ने भोजन की उपलब्ध मात्रा वृद्धि के लिए अनेक व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। कृषि योग्य क्षेत्र की वृद्धि से ही अन्न उत्पादन में वृद्धि संभव है। कम से कम वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखें। अन्न उत्पादन भूमि की उपयोगिता पर निर्भर करता है, अतः वाटर लॉगिंग यानी कि जलमग्नता और लवणीयता सैलिनिटी से इसे बचाएं। खादों का भरपूर उपयोग करें, इससे उपज 50% से भी अधिक हो सकती है। ध्यान दें कि भारत जैसे विकासशील देश में खाद का उत्पादन आज केवल 73 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि विकसित देशों जैसे कि अमेरिका, जापान, यूके में इसकी मात्रा 98 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कहीं अधिक है। फसलों को कीड़ों तथा विविध रोगों से बचाने के लिए सही कीटनाशकों का उचित मात्रा में प्रयोग करें। मिट्टी का कटाव को रोकें, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकें, इससे उपज की मात्रा में बहुत कमी आती है। मिट्टी के मुख्य रूप से कटाव के 2 कारण होते हैं। पानी के साथ मिट्टी का बह जाना, चाहे वह तेज वर्षा से हो चाहे नदियों, प्रपात, झरनों से हो, तेज हवाओं और तूफान से भी हो सकती है। इन दोनों समस्याओं से जूझने के लिए भू विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिए हैं, उन्हें काम में लाएं। तो आज हमने फूड संसाधन के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम विश्व खाद्य समस्याओं के बारे में बात करेंगे और इसकी चैप्टर के बारे में आगे और दूसरे पॉइंट देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।